इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेज पर ना ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक बहुत भारी स्टैक रखा हुआ है। हाँ, और इसमें वो बीपीएससी और बीएसएससी बिहार स्पेशल वाले नोट्स भी शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है वो एकदम स्पष्ट है। मतलब हमें ये समझना है कि आधुनिक बिहार का उदय आखिर कैसे हुआ। सही कहा। और इसके पीछे का वो क्रांतिकारी पुनरुत्थान क्या था जिसने जिसने इतिहास की धारा को ही मोड़ कर रख दिया। हाँ, क्योंकि अक्सर जब इतिहास पढ़ा जाता ना तो लगता है कि ये सिर्फ तारीखों और कुछ नामों को रटने का विषय है, जो कि बहुत ही उबाऊ लगता है कई बार एकदम। लेकिन इन नोट्स को जब मैंने गहराई से देखा तो पता चला कि ये तो पूरी पहचान, अस्मिता और एक उबलते हुए जज्बे की बेहद रोमांचक कहानी है। और खास तौर पर उनके लिए जो आज के प्रशासनिक ढांचे के क्या कहते हैं उसे, हाँ, डीएनए को समझना चाहते हैं। जी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि एक तरफ जहां बिहार टाइम्स जैसी पत्रिकाओं के पन्नों पर कलम से मतलब एक बहुत बड़ी बौद्धिक लड़ाई लड़ी जा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर की सड़कों पर बम धमाके हो रहे थे। क्या कॉन्ट्रास्ट है ना। इतिहास का ये हिस्सा सिर्फ एक राज्य के बनने की कहानी नहीं है, ये तो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देने वाले एक पूरे इकोसिस्टम की दास्तान है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा की सबसे खास बात ही यही है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक बहुत बड़े प्रशासनिक ढांचे, मेरा मतलब है उस समय के विशाल बंगाल महाप्रांत से निकलकर एक नए राज्य ने अपनी पहचान गढ़ी। और ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं। एकदम नहीं। और न ही ये केवल नक्शे पर एक नई लकीर खींचने का मामला था। अगर इन दस्तावेजों को हम एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो एक बहुत ही दुर्लभ समय नजर आता है। हाँ, एक ऐसा समय जब बौद्धिक तर्क और जमीनी स्तर का सशस्त्र संघर्ष दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे थे। तरीके अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी। बिल्कुल एक नया राज्य बनाने के लिए और अंततः आजादी पाने के लिए जो वैचारिक आधार तैयार हुआ ना, उसका अध्ययन करना आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए शुरुआत उस चिंगारी से करते हैं जिसने पूरे देश में और खास तौर पे हमारे आज के इस अध्ययन क्षेत्र में एक एक आग लगा दी। 16 अक्टूबर 1905। हाँ, इन नोट्स के पहले फोल्डर में ये तारीख बहुत बड़े अक्षरों में लिखी हुई है, 16 अक्टूबर 1905, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश लागू कर दिया था। कागजों पर और ब्रिटिश सरकार के बयानों में तो इसे महज एक एक प्रशासनिक कदम बताया गया। उनका तर्क था कि बंगाल का प्रशासन बहुत बड़ा हो गया है, संभाला नहीं जा रहा। पर इसके विरोध में भारत के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह के विद्रोह भड़क उठे, वो सच में हैरान करने वाला था। बिल्कुल था। मतलब दस्तावेजों को देखकर ये सवाल जहन में आता है कि ऐसा क्या था एक प्रशासनिक फैसले में जिसने जिसने पूरे समाज को इतना आक्रोशित कर दिया। इस सवाल का जवाब न उस समय के बंगाल महाप्रांत की संरचना में छिपा है। जब हम बंगाल महाप्रांत कहते हैं तो ये आज के समय का केवल पश्चिम बंगाल नहीं था। उसमें तो बहुत कुछ आता था। हाँ, इसमें आधुनिक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। प्रशासन के नाम पर ये वाकई एक विशालकाय और जटिल ढांचा था। इसमें कोई शक नहीं है। आहा, लेकिन कर्जन का ये फैसला सिर्फ जमीन या प्रशासन का बंटवारा नहीं था। ये सीधे तौर पर लोगों की भावनाओं और उनकी सांस्कृतिक पहचान पर किया गया एक बहुत बड़ा प्रहार था। मतलब अंग्रेजों की वही पुरानी नीति, जी, फूट डालो और राज करो। वे बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से जो राष्ट्रवाद पनप रहा था ना, उसे धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटकर कमजोर करना चाहते थे। और जब किसी समाज की जड़ों को इस तरह से काटने की कोशिश की जाती है तो प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक तो रह नहीं जाती। बिल्कुल, वो बेहद व्यक्तिगत और भावनात्मक हो जाती है। और यही कारण था कि इस एक निर्णय ने पूरे देश में गुस्से की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसकी अंग्रेजों ने शायद अपने सबसे बुरे सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। सही कहा। और उस गुस्से ने जिस तरह का आकार लिया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। हाँ, नोट्स बताते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को ही जब ये विभाजन लागू हुआ तो देश भर में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वो राखी वाला दृश्य। जी, लोगों ने सड़कों पर उतरकर एक दूसरे को राखी बांधी। मतलब राखी, जो कि आमतौर पर एक घर के अंदर भाई बहन के बीच सुरक्षा और प्रेम का त्योहार माना जाता है, वो अचानक से सड़कों पर आ गया। ये एकजुटता और अखंडता का एक बहुत बड़ा सार्वजनिक प्रतीक बन गया। हमारे स्रोतों के अनुसार बिहार के क्षेत्रों में भी इसका बहुत गहरा असर देखने को मिला। हाँ, बिल्कुल मिला। यहाँ एक विशिष्ट नोट है कि इसी दिन दरभंगा में सचिंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में बाकायदा राखी बंधन दिवस मनाया गया। ये
पढ़कर सच में सोचना पड़ता है कि कैसे पारंपरिक त्योहार एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार में बदल गया। बिल्कुल। ये ना एक बहुत ही शक्तिशाली और मनोवैज्ञानिक प्रतीकवाद था। रेशम का एक साधारण सा धागा ब्रिटिश साम्राज्य की तोपों और उनके कड़े कानूनों को चुनौती देने का सबसे बड़ा साधन बन गया था। और राखी के इस राजनीतिक इस्तेमाल ने ब्रिटिश हुकूमत को ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे चाहे नक्शे को बीच से काट दें, प्रशासनिक सीमाएं तय कर दें, लेकिन वे लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को नहीं तोड़ सकते। और दरभंगा में सचिंद्र चक्रवर्ती का इस आंदोलन का नेतृत्व करना ये दिखाता है कि बंगाल की भौगोलिक सीमाओं से बाहर भी बिहार के क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना कितनी प्रखर हो चुकी थी। ये केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन नहीं रह गया था। नहीं, ये आम जनमानस की भावनाओं का प्रकटीकरण था। और ये केवल प्रतीकात्मक विरोध तक सीमित ही नहीं रहा। नोट्स के इसी हिस्से में ये भी दर्ज है कि पटना के क्षेत्र में बंगाल विभाजन के खिलाफ कई बार हड़तालें भी की गईं। आम जनजीवन को पूरी तरह से रोक देना, हाँ, ये जताना कि इस अन्याय को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये सब एक बड़े तूफान के आने से पहले की आहट महसूस होती है। शांतिपूर्ण विरोध अपनी जगह थे, लेकिन इन हड़तालों से ये साफ हो रहा था कि लोगों का धैर्य अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है। और जब धैर्य टूटता है तो चीजें बदलती हैं। बिल्कुल। शांतिपूर्ण विरोधों, हड़तालों और अपीलों का दौर चला, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी तो समाज के एक विशेष वर्ग, खासकर युवाओं का नजरिया बदलने लगा। उन्हें ये महसूस होने लगा कि अंग्रेज सिर्फ प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं या शांतिपूर्ण हड़तालों की भाषा नहीं समझते। जब अधिकारों को कागजों पर मांग कर नहीं पाया जा सकता तो उसे छीनने की मानसिकता जन्म लेती है, और यहीं से इस पूरे आंदोलन ने एक नया और काफी उग्र मोड़ लिया, जिसने इतिहास के पन्नों पर एक गहरी छाप छोड़ी। और ये मोड़ हमें कहानी के दूसरे और सबसे विस्फोटक अध्याय की तरफ ले जाता है। मुजफ्फरपुर बम कांड। जी, मुजफ्फरपुर बम कांड। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ राखी का वो आंदोलन अब सशस्त्र क्रांति में बदल रहा था। इन दस्तावेजों में इस घटना का पूरा विवरण मौजूद है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जज थे किंग्सफोर्ड। उनकी हत्या की एक बहुत ही खुफिया और खतरनाक योजना बनाई गई, और इसे अंजाम देने का जिम्मा उठाया 2 युवा क्रांतिकारियों ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। हाँ, अब इन ऐतिहासिक नोट्स को पढ़ते हुए एक उत्सुकता जगती है कि आखिर पूरे ब्रिटिश प्रशासन में से सिर्फ जज किंग्सफोर्ड को ही इस हमले के लिए क्यों चुना गया। इसके पीछे ना एक बहुत ही ठोस और क्रूर इतिहास था। मुजफ्फरपुर आने से पहले किंग्सफोर्ड कलकत्ता में चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट हुआ करता था। अच्छा। वो कोई साधारण जज नहीं था। वो देशभक्तों, खास तौर पर युवा छात्रों और क्रांतिकारियों को बहुत ही क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक सजाएं देने के लिए कुख्यात था। मतलब सिर्फ सजा नहीं बल्कि अपमान भी। हाँ, छोटी छोटी राजनीतिक गतिविधियों के लिए वो कोड़े मारने जैसी सजाएं सुनाता था। उसकी इसी क्रूरता के कारण क्रांतिकारियों के बीच वो नफरत का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका था। और ब्रिटिश सरकार को भी शायद ये अंदेशा हो गया था कि किंग्सफोर्ड की जान को खतरा है। बिल्कुल हो गया था। इसीलिए उसे बचाने के लिए ही उसका तबादला मुजफ्फरपुर कर दिया गया था। लेकिन क्रांतिकारी नेटवर्क इतना मजबूत था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उसके पीछे पीछे मुजफ्फरपुर भी पहुंच गए। यहाँ दस्तावेजों में वो घटनाक्रम बहुत ही विस्तार से दर्ज है। हाँ, 30 अप्रैल 1908 की वो तारीख थी। योजना के मुताबिक किंग्सफोर्ड की बग्घी या कार पर बम फेंका गया, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक हो गई। जी, इन नोट्स को पढ़ते हुए यहाँ एक बहुत ही दुखद मोड़ सामने आता है। जिस कार पर बम फेंका गया उस दिन किंग्सफोर्ड उसमें मौजूद ही नहीं था। उस गाड़ी में कैनेडी नाम के एक ब्रिटिश वकील की पत्नी और उनकी बेटी सफर कर रही थीं, जिनकी इस भयानक हमले में मौके पर ही मौत हो गई। पूरे क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी और दुखद विडंबना मानी जाती है। जिन निर्दोष महिलाओं की इस हमले में जान गई ना, उनके पति मिस्टर कैनेडी वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक थे। ओह, मतलब वो भारतीयों के साथ थे। हाँ, वे उन गिने चुने ब्रिटिश नागरिकों में से थे जो भारतीयों की आजादी की मांग के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। ये तो सच में बहुत दर्दनाक है। इस एक भूल ने पूरे घटनाक्रम को एक बहुत ही दर्दनाक दिशा दे दी। लेकिन अगर इसके राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को बुरी तरह हिला दिया। भारत में अपनी तरह का ये पहला ऐसा सुनियोजित राजनीतिक बम धमाका था जिसने अंग्रेजों के दिलों में ये खौफ पैदा कर दिया कि अब वे अपने सुरक्षित घरों और दफ्तरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था,
और उस खौफ और बौखलाहट का परिणाम भी बहुत जल्दी सामने आया। पुलिस सक्रिय हो गई। हाँ, घटना के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। नोट्स के अगले पन्ने बताते हैं कि 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी को घेर लिया गया। लेकिन पकड़े जाने और अंग्रेजों के हाथों जलालत सहने के डर से प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। और वहीं दूसरी तरफ खुदीराम बोस पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ इन दस्तावेजों में ना एक नाम हाईलाइट किया हुआ है जो अक्सर आम चर्चाओं में छूट जाता है। कौन सा नाम? खुदीराम बोस का बचाव करने वाले उनके वकील का नाम हाँ, कालिदास बसु था। हाँ, इन ऐतिहासिक संकलनों में कालिदास बसु जैसे नामों का दर्ज होना बहुत जरूरी है। उस दौर में किसी ऐसे क्रांतिकारी का मुकदमा लड़ना जिस पर पूरी ब्रिटिश सरकार की नजर हो और जिसने एक बम धमाके को अंजाम दिया हो, अपने आप में बहुत बड़े साहस का काम था। ये केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने का एक तरीका था। बिल्कुल। और जहां तक खुदीराम बोस की बात है, एक तथ्य जो मुझे सबसे ज्यादा झकझोरता है वो ये है कि फांसी के समय उनकी उम्र महज 18 साल के आसपास थी। सिर्फ 18 साल? हाँ, वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में से एक बन गए। एक 18 साल के युवा का मौत के फंदे तक हंसते हंसते चले जाना ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी को लेकर उस समय के युवाओं में किस कदर का उग्र जुनून और वैचारिक स्पष्टता थी। सच में ये तथ्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही रोचक और अलग मोड़ लेती है। कैसे? हम 1908 के इन बम धमाकों की गूंज से थोड़ा पीछे चलते हैं। इन नोट्स में ना एक रिवाइंड बटन दबाने की जरूरत है। अच्छा, बौद्धिक आंदोलन की तरफ। जी, क्योंकि 1908 के इस विस्फोट के पीछे जो बौद्धिक बारूद तैयार हो रहा था, उसकी शुरुआत 1906 के आसपास ही हो गई थी। सही बात है। एक तरफ बम और गोलियों का शोर था, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही शांत, व्यवस्थित लेकिन उतनी ही प्रभावशाली बौद्धिक लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। और इस बौद्धिक लड़ाई का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य था। बंगाल महाप्रांत से बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करना। क्रांति का एक बहुत बड़ा नियम है कि वो केवल हथियारों से नहीं आती, वो विचारों से, अखबारों से, तर्कों से और संगठित प्रयासों से भी आती है। मुजफ्फरपुर की घटना ने ब्रिटिश प्रशासन को डराया जरूर, लेकिन एक नया राज्य बनाने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है, और बिहार के संदर्भ में ये बौद्धिक आंदोलन बहुत ही व्यवस्थित और रणनीतिक तरीके से चल रहा था। तो चलिए इस बौद्धिक आंदोलन को थोड़ा डीकोड करते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग करने का सबसे पहला और मुखर प्रयास बिहार टाइम्स नाम की पत्रिका के माध्यम से किया गया था। यानी कलम की ताकत का पूरा इस्तेमाल हो रहा था। और सिर्फ पत्रिकाएं ही नहीं छापी जा रही थी, बल्कि लोगों को एक मंच पर जोड़ा भी जा रहा था। साल 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस यानी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इन दो अलग अलग घटनाओं को अगर हम जोड़कर देखें ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट और परिपक्व रणनीति दिखाई देती है। बिल्कुल। बिहार टाइम्स का प्रकाशन कोई साधारण बात नहीं थी। उस समय ब्रिटिश सेंसरशिप के बीच एक ऐसी पत्रिका निकालना जो प्रशासनिक ढांचे पर सवाल उठाए, ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। ये पत्रिका एक जनमत तैयार करने का जरिया थी। और जहां तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की बात है, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि युवाओं को जोड़ना जरूरी था। हाँ, किसी भी बड़े बदलाव या क्रांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरत युवा ऊर्जा की ही होती है। छात्रों को एक मंच पर लाना, उन्हें उनके अधिकारों, उनकी अलग सांस्कृतिक पहचान और उनके साथ हो रहे प्रशासनिक भेदभाव के प्रति जागरूक करना, ये तो एक पूरे आंदोलन की नींव को सींचने जैसा था। से आता है। जी, इन नोट्स में इनका नाम दर्ज है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिहार को पृथक करने के लिए इन दोनों हस्तियों ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वो लोग थे जो ब्रिटिश अधिकारियों के सामने बैठते थे और तर्कों, आंकड़ों और लेखों के माध्यम से ये साबित कर रहे थे कि एक विशाल बंगाल के साए में बिहार का आर्थिक और सामाजिक विकास कभी नहीं हो सकता। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण का ये योगदान सच में अद्वितीय है। उन्होंने ये लड़ाई सड़कों पर पत्थर फेंककर नहीं, बल्कि बौद्धिक मंचों पर लड़ी। उन्होंने ये साबित किया कि कैसे प्रशासन का सारा ध्यान और बजट बंगाल के एक हिस्से तक ही सीमित रह जाता है। विरोध प्रदर्शन अपनी जगह बहुत जरूरी थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार एक अलग राज्य की मांग को तब तक गंभीरता से नहीं लेती जब तक कि उसके पीछे कोई ठोस वैचारिक और तार्किक आधार न हो। और इसी वैचारिक आधार को और अधिक मजबूत और संगठित करने का एक और शानदार उदाहरण 1906 में ही देखने को मिलता है। आप बाबू ठाकुरदास की बात कर रहे हैं ना? जी।
दस्तावेजों में 1906 के उस एक और महत्वपूर्ण कदम का जिक्र है। पटना में बाबू ठाकुरदास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। और बात सिर्फ एक सोसाइटी की स्थापना तक नहीं रुकी, बल्कि इन्होंने द मदरलैंड नाम की एक अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू कर दिया। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखकर देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि ये सब कुछ एक ही समय के आसपास हो रहा था। एक तरफ छात्र संगठन बन रहे हैं, दूसरी तरफ नई नई पत्रिकाएं छापी जा रही हैं। और साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक सोसाइटियों का निर्माण हो रहा है। ये कोई संयोग तो नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी बहुआयामी रणनीति का हिस्सा था। एक नया राज्य या एक नया समाज बनाने के लिए सिर्फ ये कहना काफी नहीं होता कि हम अलग हैं, बल्कि ये जमीनी स्तर पर साबित करना पड़ता है कि हमारे पास खुद के प्रशासन को चलाने के लिए स्पष्ट विचार, योग्य लोग और काम करने वाली संस्थाएं मौजूद हैं। और इस चौतरफा दबाव का परिणाम आखिरकार सामने आना ही था। चाहे वो मुजफ्फरपुर जैसे उग्र और खौफ पैदा करने वाले कदम हो, या फिर बिहार टाइम्स और द मदरलैंड के माध्यम से लगातार किया जा रहा बौद्धिक हमला, इन सब का असर हुआ। और वो ऐतिहासिक समय आया साल 1911 में। दस्तावेजों के अनुसार दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार? जी, और यहीं पर किंग जॉर्ज पंचम ने वो ऐतिहासिक घोषणा की जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था, कि बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। दिल्ली दरबार की वो घोषणा केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं था। वो दशकों के कड़े संघर्ष, अनगिनत लेखों, वैचारिक बहसों, कई युवाओं के बलिदानों और रणनीतिक बौद्धिक आंदोलनों की एक बहुत बड़ी जीत थी। ये इस बात की आधिकारिक स्वीकृति थी कि बिहार की अपनी एक अलग अस्मिता है जिसे अब और दबाया नहीं जा सकता। और फिर वो दिन आया जिसे आज भी बहुत गर्व के साथ याद किया जाता है। 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912, यही वो तारीख है जब आधिकारिक तौर पर बंगाल से बिहार का बंटवारा हुआ और आधुनिक बिहार का जन्म हुआ। और इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये जानना कितना अद्भुत है कि जिस दिन को आज इतने उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है, उसकी जड़ें कितने गहरे और बहुआयामी संघर्षों में छिपी हैं। ये इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली पल था। लेकिन इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ते हुए ना एक और बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो क्या? बिहार एक अलग राज्य तो बन गया, लेकिन क्या नक्शे पर एक नई लाइन खींचने से क्रांति की वो आग बुझ गई? जवाब है बिल्कुल नहीं। राज्य का गठन एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर था, लेकिन ये अंतिम मंजिल नहीं थी। अंतिम मंजिल तो पूर्ण स्वतंत्रता थी, अंग्रेजों से पूरी तरह आजादी। इसीलिए नोट्स का आखिरी हिस्सा बताता है कि आधुनिक बिहार के जन्म के ठीक एक साल बाद, यानी 1913 में शचीन्द्र सान्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई। अनुशीलन समिति का यहाँ जिक्र आना ये स्पष्ट करता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां थमी नहीं थीं। शचीन्द्र सान्याल द्वारा पटना में इसकी शाखा खोलना ये दिखाता है कि युवाओं ने एक नया ठिकाना और एक नया संगठनात्मक ढांचा तैयार कर लिया था। ये इतिहास न सिर्फ पुरानी किताबों में रटने वाली कुछ तारीखें या तथ्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सीख देता है। ये बताता है कि जब बौद्धिक तर्क जैसे पत्रिकाओं में लिखे गए तीखे लेख और जमीनी स्तर का संघर्ष जैसे युवाओं का निस्वार्थ बलिदान एक साथ मिल जाते हैं तो दुनिया के नक्शे की लकीरें भी बदली जा सकती हैं। ये निष्कर्ष बहुत ही सटीक है। इतिहास गवाह है कि किसी भी सफल आंदोलन को दिमाग और दिल दोनों की समान रूप से जरूरत होती है। अगर आंदोलन में केवल भावनाएं होंगी तो वो बहुत जल्दी उग्र होकर अपनी दिशा भटक सकता है। और अगर केवल तर्क होगा तो वो आम जन तक, सड़कों तक नहीं पहुंच पाएगा। आधुनिक बिहार का उदय इस बात का एक बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे इन दोनों शक्तियों ने मिलकर काम किया और एक असंभव से लगने वाले लक्ष्य को हासिल किया। बिल्कुल। तो आज के इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और नोट्स की चर्चा को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि 1905 के उस भावुक राखी आंदोलन से लेकर 1908 के मुजफ्फरपुर बमकांड के धमाकों तक और फिर 1912 में बिहार की आधिकारिक स्थापना तक का ये सफर अविश्वसनीय रूप से घटनापूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। कैसे कलम और बारूद दोनों ने इतिहास को आकार देने में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा पर बात करते हुए ना एक बहुत ही गहरा विचार मेरे जहन में आ रहा है। बताइए। चर्चा के दौरान हमने देखा कि कैसे उस दौर में बिहार टाइम्स और द मदरलैंड जैसी पत्रिकाओं ने क्रांति के विचारों को बड़ी मेहनत और जोखिम उठाकर घर घर तक पहुंचाया।
उस समय सूचनाओं का वो प्रभाव बहुत सीमित था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। आज के इस आधुनिक समय में सूचना के अनगिनत साधन मौजूद हैं, इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया है। तो सोचने वाली बात ये है, क्या सोचने वाली बात है? अगर 1905 या 1908 के उन युवा क्रांतिकारियों के पास, जैसे खुदीराम बोस या प्रफुल्ल चाकी के पास, आज के दौर की तरह इंटरनेट या सोशल मीडिया होता, तो क्या क्रांति का वो स्वरूप और भी ज्यादा तेज और उग्र होता? या फिर आज जिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड या सूचनाओं की अत्यधिक भरमार का सामना हम करते हैं, क्या उस शोरगुल में उनका वो मूल उद्देश्य, वो फोकस कहीं भटक जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने की दिशा को ही बदल देता है। क्या तकनीक किसी क्रांति को धार देती है या फिर उसे सूचनाओं के समुद्र में भटका देती? ये एक बहुत ही शानदार और विचारोत्तेजक प्रश्न है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। बिल्कुल। जो लोग भी इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए सोचने का एक बहुत अच्छा विषय है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि आधुनिक बिहार के उदय के इस क्रांतिकारी इतिहास ने कुछ नया सोचने और पुरानी तारीखों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प और ऐतिहासिक विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस आखिरी सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।